हेलो गाइस। नमस्कार सभी को। आपका आज हमारी क्लास में स्वागत है। इससे पहले हमने बायोलॉजी के पूरे के पूरे जितने भी 24 शिफ्ट्स में क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को हमने एक ही वीडियो में कंपाइल कर कर आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा है, जिसमें क्वेश्चन भी है और कॉन्सेप्ट भी हम समझे हैं। आज हम बात करने वाला है ये एनटीपीसी एग्जाम की केमिस्ट्री क्वेश्चन का पूरा कंपाइलेशन है, जो कि आपके चॉइस शिफ्ट में हमको देखने को मिला है। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन का यह निचोड़ होगा। इसमें हम क्वेश्चन भी समझेंगे और कॉन्सेप्ट भी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है कि म्यूनिस जो है वो बनती कैसे है। म्यूनिस इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिमाग लगा कर करना था। कैसे करना था समझिएगा। आपको पता है, आपने म्यूनिस कभी खाई है? तो मेयोनीज़ होती क्या है वो समझ लेते हैं पहले। तो मेयोनीज़ आपके पास्ता, इवन आपके जो ये जितने भी चाइनीज़ फूड्स हैं, इवन आप मोमोज़ जो व्हाइट से खाते हो ना, उसको बोलते हैं मेयोनीज़। और मेयोनीज़ एक तरह का इमल्सिफाइड एक फॉर्म है। किस-किस का? ऑयल का, प्लस आपकी इस ऑयल के अंदर आपका खटाई होती है विनेगर का। मेजर तो यही होता है। कुछ-कुछ मेयोनीज़ आती है जो उसके अंदर आपको एग में मिलता है। ठीक है, बट जो मेजर कंपोनेंट है ये है ऑयल और विनेगर। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि अगर मैं एक ग्लास लेता हूँ, उस ग्लास में मैंने पानी डाला, उस ग्लास में पानी डालने के बाद मैं अगर तेल डालूंगा, तो क्या कभी तेल और प्लस पानी क्या कभी मिल पाएंगे? तो आपका उत्तर होगा नहीं, कभी नहीं मिल पाएंगे। बट इनको मिलाना पॉसिबल हो सकता है कब? ये तब ही पॉसिबल है जब आप पानी के मॉलिक्यूल को और तोड़ दें, और उस जो स्पेस क्रिएट होगी, इस क्रिएशन के अंदर आप तेल के मॉलिक्यूल को ऐड कर दो, तभी अच्छे से पानी और तेल घुल पाएंगे। तो एक सिंपल सी प्रोसेस जो हमको मेयोनीज के बनाने में दिख रही है, वैसी प्रोसेस यहाँ पर भी दिख रही है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो मेयोनीज की जो प्रिपरेशन है उसमें इमल्सिफिकेशन प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? बी। ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन का मतलब आपको पता है? ऑक्सीडेशन का मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन क्या हो रही जुड़ रही हो, उसे बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन निकल रही हो, उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होती है? रिडक्शन जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलती है और हाइड्रोजन का एटम जुड़ता है। यहाँ पर एक सिंपली थोड़ा सा मैंने पिक्चर्स भी यहाँ डाली है तो उनको समझ लेते हैं। पहले क्या लेते हैं, एक एग लिया उन्होंने। ठीक है, एक एग लिया, उस एग के अंदर उन्होंने मिलाया लेमन। पहले एग लिया, उस एग को उन्होंने हिलाया बहुत अच्छे से, फिर उस एग का जो आपका जो सॉल्यूशन था उसमें लेमन मिलाया गया। अब इसके अंदर क्या आ चुका है? एसिड आ चुका है भाई, एसिड। और फिर कुछ ऑयल की ड्रॉपलेट्स डाली, और फिर उसको बहुत लगातार फेंटा गया। तो उस फेंटने को ही बोलते हैं एमल्सिफिकेशन। अब मुझे एक चीज दिमाग में आ रही है, अगर आपने मुझसे पढ़ी है कभी साइंस, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जब मैं पढ़ाता हूँ तो एक चीज नाम मैं बोलता हूँ, वहां पर भी एमल्सिफिकेशन का मैं नाम लेता हूँ। तो वो कब होता है मुझे बताओ, कब होता है और किसके द्वारा होता है? तो अगर आपको याद हो कि वहां पर जो स्टोमक से खाना आ रहा था, आपके कहाँ जाने वाला था? किडनी में। तो उस इमल्सिफिकेशन मतलब आपका ये जो प्रोसेस है इमल्सिफिकेशन, ये आपके स्टोमक और किडनी के बीच में आपके लीवर के द्वारा निकलने वाले बाइल जूस के कारण हो पा रहा था। क्योंकि यहाँ से जो खाना आ रहा था वो कैसा था? इसमें HCl की मात्रा सबसे ज़्यादा थी। इट मीन एसिडिक मीडियम था, और आपने इसमें जूस मिलाया, तो एक तरह का वहाँ पे एमल्सिफिकेशन की प्रोसेस देखने को मिली थी, जिससे क्या होता है खाना अच्छे से और आगे पच पाता है। बात समझ में आई? तो डाइजेशन में भी एमल्सिफिकेशन शब्द आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। थर्मल पॉल्यूशन प्राइमरली रिजल्ट फ्रॉम विच एक्शन रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ये पूछना चाह रहे हैं कि जो थर्मल पॉल्यूशन होता है वो कैसे होता है, वो किसका रिजल्ट है, प्राइमरी रिजल्ट किसका है? तो अगर मैं सिंपली आपको एक समझाने का प्रयास करूं, थर्मल पॉल्यूशन का अगर मैं आपको नहीं आता तो आप क्या करो, यहाँ पर तुक्का मत मारो, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। थर्मल पॉल्यूशन को आप ऐसे समझो, थर्मल थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट। और एक्सेसिव अमाउंट में कभी हीट निकल रही है तो उसी को हम क्या बोलेंगे? एक्सेसिव अमाउंट में उसको पॉल्यूशन करने लग जाते हैं। चाहे से वो हीट हो,
चाहे वो नॉइस हो, चाहे से आपके नॉइस पॉल्यूशन नहीं होता, जब तेज आवाज में 2000 डेसिबल से ज्यादा अगर आवाज तेज होती है तो उसको नॉइस पॉल्यूशन में कंसिडर किया जाता है। ऐसे ही ऑयल फैक्ट्री से निकलने वाला थोड़ा सा धुआं ठीक है चल जाता है, पर बहुत एक्सेसिव अमाउंट में निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड आपके लिए पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो एक्सेसिव अमाउंट की हीट निकलना ही थर्मल पॉल्यूशन कहलाता है। अब थर्मल पॉल्यूशन इट मीन हीट एक्सेसिवली कब निकलेगी? पहला यहाँ पर लिखा है एडिशन ऑफ डिटर्जेंट। ये डिटर्जेंट का काम से आपके को हीट निकलने का प्रोसेस दिखती है, कभी आपने देखा है? हम्म, नहीं देखा ना, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। रिलीज ऑफ हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स निकलना, एक बार आप दिमाग में मुझे लगता है इमेजिनेशन अगर थोड़ी तेज दौड़ रही है तो आप कहोगे कि सर हम लोहा निकालते हैं मिट्टी आपकी ज़मीन से, तो वो तो अंदर मेल्ट होता है तब तब भी थर्मल नहीं, बट वो थोड़ा सा एक तरह का आपका बस थिंकिंग लेवल पे सही है। बट आपको पता है बहुत लंबी प्रोसेस होती है और वो लोहा जो है वो पिघला हुआ रहता है अंदर, पर वो जब बाहर निकल रहा है हमको मिल रहा है, तो हम कैसे फॉर्म में निकाल रहे हैं, हम उसको सॉलिड फॉर्म में निकाल रहे हैं, तो वो भी नहीं। यूज ऑफ वाटर एज कूलेंट, ये क्या है ये समझते हैं, ये देखो ये इसका आंसर होगा। और ये इसका आंसर क्यों होगा समझाता हूँ। जैसे कि कभी आपने वीडियोस में देखा है जहाँ पर बहुत पतली पतली शीट्स बनती है स्टील की या आयरन की, तो वहां पर क्या करते हैं, कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को मान लीजिए पहले उसको जैसे मान लीजिए लोहे की आयरन की कोई हमारे सामने एक प्लेट बन रही है, बहुत लंबी सारी की प्लेट, बहुत लंबी, गोल प्लेट की बात नहीं करें, एक लंबी प्लेट बन रही है, तो उसको कैसा आकार दिया जाएगा? बाय हीटिंग, हीटिंग के द्वारा ही उसको वो आकार मिलेगा। अब हीटिंग जब ये होती है तो इसको आगे फर्दर जब नेक्स्ट स्टेप पे भेजा जाता है तो उसका पहले कूल किया जाता है। और कूल करने का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि एक सिंपल ठंडा जो पानी होता है उसके द्वारा इसको निकाला जाता है। तो वहां से क्या निकलती है, जब आप इसको कूल करोगे तो वहां से क्या निकलेगी? हीट निकलेगी, है ना? तो जो टेम्परेचर ऑफ वाटर था वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे कि यहाँ पर क्या करें, नेचुरल रिसोर्स से पानी आ रहा है, उस नेचुरल रिसोर्स के आगे इस शीट को रख दिया या प्लेट को रख दिया, तो इस प्लेट की जो हीट थी वो किस में चली जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी पानी में। और जो आपकी प्लेट थी वो ठंडी हो जाएगी। और फिर जो हीट थी वो वाटर में चले जाने के कारण क्या क्या प्रॉब्लम आ गई? प्रॉब्लम देखो दो तीन टाइप की आती है। पहला, एक तो वाटर में ऑक्सीजन की जो मिलने की कंसंट्रेशन है, मतलब कि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है ना उसकी कंसंट्रेशन डाउन हो जाती है। सेकंड जो है इसके अंदर एक जो मेटाबॉलिज्म है किसका? फिशेस का, उस पर इम्पैक्ट करता है ये अगर आपका थर्मल पॉल्यूशन हो रहा है। और थर्ड जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये आपके वाटर बॉडीज में फूड चेन को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो सारी बातें मैंने लिख रखी है, फूड चेन को डिस्टर्ब करेगा और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो ये इसके पीछे रीजन माने जाते हैं कि एक थर्मल शॉक से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पॉल्यूटेंट कंट्रीब्यूट टू बोथ ओजोन एंड पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट फॉर्मेशन इन अर्बन एटमॉस्फेयर अंडर सनलाइट? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नाइट्रस से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि नाइट्रस अल्कलाई जो भी है, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है यहाँ पे, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो NO2 होता है। तो NO2 के अंदर क्या है, एक सिंगल ऑक्सीजन बाहर निकलता है और आपकी जो इन्वायरमेंट में उपस्थित ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में है उसके संग जाकर जुड़ जाता है, कंबाइन करता है और O3 बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जो आपका NO2 टूट रहा है ना O के अंदर, ये किसके कारण टूट पा रहा है? यहाँ क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है अंडर सनलाइट, तो सनलाइट के कारण ये प्रोसेस हो पाती है और ओजोन लोअर लेयर की जो कंट्रीब्यूशन है वो और ज़्यादा हो पाती है एज कंपेयर टू अदर जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इनका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अंडरस्टैंड? अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। विच postulate ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज प्रूवन रोंग बाय द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल? तो इसके ऑप्शन आप देख लीजिएगा, लेकिन पहले हम देखते हैं डेल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती थी। इसी तरह से पूरा की पूरा आज की वीडियो रहने वाली है, जिसमें हम मेजर जितनी भी उसके आसपास की चीज़ें उसको कवर करेंगे, क्योंकि जब आप NTPC UG वाला एग्जाम देने जाओगे ना तब वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड थिंग मैं आपको ये बता दूं कि अभी हमारी बायोलॉजी चल रही है हमारी चैनल पर। इसके बाद जस्ट मैं केमिस्ट्री की क्लासेस डेली अपलोड करूँगा, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि बायो की पूरी प्लेलिस्ट अभी रेडी कर दी है।
अप्रॉक्स 18 क्लासेस में अपलोडेड है। और स्पेशल बात, शुरुआत की कुछ वीडियो को छोड़ दोगे तो मोस्टली वीडियो हमारे 15 से 20 मिनट के अंदर हम खत्म कर रहे हैं। बहुत कम टाइम में हम पढ़ाते हैं और कंटेंट ऐसा पढ़ा रहे हैं जो पेपर में आपको डायरेक्ट दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आपको अगर कभी भी पूछे पेपर में, सबसे पहला जो चीज आपसे पूछेगा कि एटॉमिक थ्योरी किसने दी, तो नाम आना चाहिए आपको, जॉन डाल्टन। ठीक है, अब डाल्टन जी ने क्या बोला, एटम्स के बारे में इसने जानकारी दी। एटॉमिक थ्योरी इसलिए एटम के बारे में जानकारी दी होगी कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। जितने भी एटम्स है ना, सॉरी, जितने भी मैटर्स हैं, मैटर क्या होते हैं, जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जिनका कुछ मास है ना, वही तो क्या है, वही मैटर कहलाते हैं। तो मैटर जो है एटम से बने हुए होते हैं। ऑल एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टी। जितने भी एटम्स हैं वो सभी आइडेंटिकल होते हैं मास और प्रॉपर्टी के हिसाब से। द एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एनी अदर एलिमेंट। जो आपके एटम है गिवन एलिमेंट का, वो अलग होता है फ्रॉम दोज ऑफ एनी अदर एलिमेंट। ठीक है, कंपाउंड और कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। तो कंपाउंड्स क्या है, दो से ज्यादा जो आपके एटम्स मिलते हैं उसका ही फॉर्मेशन है कंपाउंड। और अ केमिकल रिएक्शन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। बट यहाँ पर एक बात जो है इन्होंने जिक्र नहीं करा, इस फोटो में जिक्र नहीं करा। इन्होंने एक बात और कही थी कि ऑल एटम सबसे, ये तो बोला था कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, बट इन्होंने ये बोला था एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, इसको और इनडेस्ट्रक्टिबल नहीं है ये, और तोड़ नहीं सकते आप। बट रियलिटी तो ये थी कि एटम के अंदर हमको क्या क्या मिला, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो और पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, पर इन्होंने कहा था कि मैटर इज इनडिविजिबल, जो कि एक तरह का रॉन्ग बात निकल के तो, जो कि एक सेकंड रुकिएगा। सॉरी फॉर इंटरप्शन, चलिए शुरू करते हैं फिर से। हाँ, तो इन्होंने बोला था कि मैटर जो है इसकी जो एटम से बना है तो वो एटम इनडिविजिबल होते हैं, लेकिन ये बात गलत दिख रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये बात इसलिए मैं याद करा रहा हूँ आपको क्योंकि पेपर में डाल्टन का दो क्वेश्चन बनता है। डाल्टन के दो क्वेश्चन कौन से बनते हैं, पहला तो ये कि इन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया, एटॉमिक थ्योरी दी, एक तो ये। और सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि एक इनका एक्सेप्शन ये निकला कि इन्होंने गलत बोल दी बात। और वो बात क्या गलत थी कि जो एटम है उसको आप फर्दर और तोड़ नहीं सकते। बट बाद में पता चलता है कि हाँ यार, इसमें तो न्यूट्रॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी पाया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। अंडरस्टैंड, तो चलिए अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर एंड बिलोंग टू ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पे आपका गैसेस फॉर्म में पाया जाता है और ग्रुप 17 का मेंबर है। मैं एक बात इसमें बहुत सिंपल ही कहना चाहूंगा, क्या कहना चाहूंगा, देखो आयोडीन का तो आप एक्सेप्शन पढ़ती हो, तो आयोडीन को आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हो। ठीक है, एस्टेटाइन का मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने भी इसका नाम बहुत जैसे थोड़ा कॉमनली हम बात नहीं करते एस्टेटाइन की, है ना। ब्रोमीन की अगर आप लिखोगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे करके आप टेबल, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको थोड़ा आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा आगे चले गया। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, है ना, ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे अगर आप लिखना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा फ्लोरीन के बाद नियोन आता है। और 18वें नंबर का जो एटम्स है सारे वो कैसे हैं, वो नोबल गैस है ना, नोबल गैस है। तो नियोन से पहले ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता किसी और की, तो कोई और तो दिख नहीं रहा जो 17 नंबर में, केवल फ्लोरीन आता है 17 नंबर में होता है और गैसेस फॉर्म में पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। तो थोड़ा सा लॉजिक अगर आप, थोड़ा सा सीक्वेंस अगर आप याद रखोगे तो टेबल कुछ आपकी ऐसी बनती है ना, कुछ ऐसे बनती है ना टेबल आपकी। तो ठीक है, तो इसलिए अगर आपने सीक्वेंस याद करेगा तो आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट दिया था हमारे जॉन डाल्टन जी ने, जो अभी हमने बात करी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी भी फेमस थी, अभी हमने देखा। तो आंसर क्या हो जाएगा, जॉन डाल्टन।
अर्नेस्ट रदरफोर्ड का अभी हम देखेंगे। एक मैं आपको टेक्निक भी बता देता हूँ, ईट पर नाच, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आधी जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है सॉल्व हो जाते हैं। ई से इलेक्ट्रॉन, थॉमसन, ठीक है। पी से प्रोटॉन, रदरफोर्ड ने डिस्कवर करी। ना से न्यूट्रॉन, सी से चैडविक। तो इस तरह की डिस्कवरी आप याद कर सकते हो। तो आपका रदरफोर्ड का नाम किस में आएगा? प्रोटॉन के अंदर आएगा। और एक गोल्ड, इन्होंने गोल्ड फॉइल वाला भी एक्सपेरिमेंट करा था, वहां पर आप इनका नाम और जिक्र देखते हो। थॉमसन का आप किस में देखते हो? आपके इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी में देखते हो, ठीक है। नील बोहर जो है, इन्होंने आपके शेल्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो आपका जो एटॉमिक मास है, इन्होंने किसने बोला था? जोहन डेल्टन ने बोला था। अब आता है बॉयल्स लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीन, हम स्पेशली बात करते हैं तीन डिफरेंट लॉज की, जो कि गैस से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो तीन लॉ कौन कौन से हैं? बॉयल्स, आपके चार्ल्स और गेर लूसैक वाला, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, हमको याद रखना क्या होता है। देखो, प्रेशर, इसमें बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, P is inversely proportional to 1/v, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। चार्ल्स कहता है कि टेम्परेचर इज एंड वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। और ये कहता है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसके अंदर एक चीज जो आपको याद रखनी होती है कि बॉयल्स लॉ में जो कांस्टेंट रहता है, वो कांस्टेंट होता है आपका टेम्परेचर। तो ऐसे याद कर लो, बी टी, बट, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ में हमेशा कांस्टेंट क्या रहेगा? टेम्परेचर, याद रखिएगा। और एक ये याद कर ले, पी वी इजिकल टू एन आर टी। फिर सारी टेक्निक आपको याद हो जाएगी। तो एक तो याद करो बी टी, ठीक है। इसके अलावा आप क्या याद करोगे? सी पी, सी पी, ठीक है, बट सी पी, और क्या याद करोगे? जी वी, बस। तो चार्ल्स के अंदर हमेशा कांस्टेंट क्या होगा? आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा। और गॉस जो लो है, गैर लुसेक जो लो है, उसके लो है, उसके अंदर हमेशा क्या कांस्टेंट होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो अब आप मुझे बताओ, पी वी इजिकल टू एन आर टी, तो पी का हमेशा कैसे जाएगा? अगर मैं, अगर जैसे पी को यहाँ लेके जाऊंगा तो 1/v कहलाएगा। यहाँ पर एक क्या है, आप इधर साइन चेंज, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दूं, तो यहाँ पर जब भी मैं टी कांस्टेंट रख रहा हूँ, तो टी को मैं 1 मान लूँ, 0 मान लूँ, कुछ भी मान लूँ, कांस्टेंट है तो 1 मानने में कोई दिक्कत नहीं। तो बाकी सब चीजें हटाकर आप देखोगे तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, याद रहेगा। तो बी टी सी पी जी वी याद रखेगा आप। तो आपका बॉयल्स लॉ में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और आपके चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, और गैर ल्यूसेक में आपके वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। और जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। जब जो चीज कांस्टेंट है उसको नहीं लिखेंगे, बाकी दो वेरिएबल्स को हम लिखते हैं। अगर v कांस्टेंट हो तो क्या हो जाएगा? t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, किसमें? गोलोसैक में, ठीक है। तो ये आपको तरीका याद होगा। अब मुझे वो बताओ यहाँ पर क्या लिखा है? बॉयल्स लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन, तो बी टी से याद होना चाहिए। तो टी जहाँ पर भी है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो कोई रिलेशनशिप इसमें बताने वाला है नहीं। तो टेम्परेचर हटा दो, टेम्परेचर हटा दो, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी की बात कर रहा है, एनर्जी का तो कोई काम ही नहीं है, प्रेशर और वॉल्यूम का काम है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नाउ वी गो ऑन क्वेश्चन नंबर 8। घना वाद्य और आइडियोफोन इंस्ट्रूमेंट आर दोज नॉन drum percussion musical instrument that do not require any turning is an example of घना वाद्य। तो इस ऑप्शन में थोड़ा सा ऑप्शन चेंज हो गए, बट मैं आपको बताता हूँ। कुछ दो तीन ऑप्शन थे, एक तो थी पुंगी, ठीक है, दूसरा था यहाँ पे आई थिंक शहनाई, एंड तीसरा था सी पे था हमारा एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक सेकंड में बता देता हूँ, मेरे पास पेपर है, जस्ट अ सेकंड रुकिएगा। इसका 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 एक सेकंड। पुंगी, यहाँ शहनाई सारंगी था। पुंगी, सारंगी, क्वेश्चन हम एक्चुअल लेंगे, ठीक है। सारंगी, सी ऑप्शन जो था उसके अंदर था आपका घटम, एंड डी में जो था वो था आपका मेजरली, अगर हम बात करें तो शहनाई। अब इसमें है ना, जो आपको घना वाद्य है, घना वाद्य मतलब होता है जिसको आप
आपका घना वाद्य जो है इसके अंदर हमको क्या है, आप अगर एक्सेप्शन देखोगे तो पुंगी फूक से बजाते हो, सारंगी सारंगी कैसे बजाते हो, नो नो नो, शहनाई शहनाई फूक देकर बजाते हो ना, ठीक है। पर घटम को आप मार कर बजाते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा घटम, ऑप्शन सी। ये थोड़ा साइंस केमिस्ट्री में आना एक थोड़ा सा गलत हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। विच सब्सटेंस इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द रेडिश ब्राउन कंटेनिंग फॉर्म ऑन आयरन। तो आयरन पे जो रस्टिंग हो जाती है, उस रस्टिंग की प्रोसेस में जो रिएक्शन हो रही है वो आपके सामने ये रही। इस प्रोसेस को आप देखो, मैं आपको कहूँगा ये तो दिख रही है आपको, 4Fe+3O2+2XS2O, तो क्या बनता है आपका 2Fe2, ये बनता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनता है, Fe2O3 इंटू XS2O। एक्स मतलब जितने भी आपके वाटर के मॉलिक्यूल थे वो यहाँ पर आकर बराबर हो जाती है, रिएक्शन अगर आप देखोगे तो बराबर हो जाती है। तो आपको याद रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, इवन एनटीपीसी यूजी में भी आपको देखने को मिलेगी। तो हमें क्या याद रखना है कि फेरस ऑक्साइड जो होते हैं, फेरस ऑक्साइड की हम बात करेंगे यहाँ पे, प्लस साथ में आपका हाइड्रेटेड आयन भी निकलता है। तो ऑक्साइड प्लस हाइड्रेटेड आयन भी निकलता है, हाइड्रेटेड आयन और ऑक्साइड, Fe2OH3 डॉट XS2O। तो व्हाट लीड्स टू रेंसिडिटी इन फूड प्रोडक्ट। अभी रेंसिडिटी होती क्या है, इसको समझने के लिए आपके लिए डायग्राम है, इस डायग्राम को आप समझिएगा। रेंसिडिटी एक प्रोसेस होती है ऑफ ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। तो एक तरह का यहाँ पर क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस है ऑफ फैट एंड ऑयल, फैट्स और ऑयल के लिए, जिसके अंदर से आपको बहुत अजीब सी बदबू आने लगती है, उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी, खाने का खराब हो जाना। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ, कुछ सब्जियां होती है जिसमें आपने बनाई खाने के अंदर, लेकिन वो सड़ जाती हैं, क्यों, क्योंकि इसमें ऑयल और फैट होता है इस चक्कर में। तो रेंसिडिटी एक सिंपल प्रोसेस के द्वारा आपका जो खाना है वो वेस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। जैसे कि ऑक्सीडेशन इसके अंदर प्रोसेस होती है, ठीक है। आपका स्पेशली अगर मैं बात करूं तो आपके चिप्स हो गए, पूड़ी हो गई, रोटी हो गई, इन सब पे रेंसिडिटी आपको देखने को मिलती है। तो रेंसिडिटी में एक प्रोसेस हो रही है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, व्हाट लीड्स टू रेंसिडिटी इन फूड प्रोडक्ट्स। तो रेंसिडिटी क्यों होती है, कंफ्यूजन यहाँ पर फर्मेंटेशन एवोपरेशन में नहीं होगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में होगा। तो हमको याद रखना है कि रिडक्शन नहीं होता है रेंसिडिटी में। रेंसिडिटी होती क्यों है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कारण हो रही है। अगर वहां पर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या फिर एयर के प्रेजेंस में नहीं है खाना, तो खाना कभी खराब नहीं होगा। इसलिए ऐसे याद रखो, ऑक्सीडेशन कब हो रहा है, जब वो एयर के कांटेक्ट में आ रहा है खाना, फूड प्रोडक्ट। तो रेंसिडिटी कब होती है, जब उसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। नाउ वी गो ऑन 11th क्वेश्चन नंबर। तो 11th क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, चलिए देखते हैं। What causes the flow of water to lose its smoothness when a tap is open wider। तो भाई अगर इसे नल है, ठीक है, अगर उसको अपने पहले वो स्मूथ बह रहा है, मान लीजिए, जैसे मैं आपको सिंपली बताऊं, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकल अप्रोच के संग करा जाए तो आसान लगेगा, वरना तो पेपर में आपको टफ लगेगा। तो एक सिंपली पानी गिर रहा है बिल्कुल, बहुत, अगर नल खुला हुआ है, आराम से खुला हुआ है धीरे धीरे, तो पानी बिल्कुल खुल रहा है, गिर रहा है। तो उस टाइम पे क्या होगा, एक लेमिनर फ्लो में बह रहा है पानी। भाई कोई भी पार्टिकल तेज नहीं दौड़ रहा, क्योंकि पानी एक बहुत सिंपल गति से दौड़ रहा है। बट जैसे ही मैंने इस नल को और खोला, नल को खोलते क्या, पार्टिकल बहुत तेज तेज गिरने लगेंगे। और जब वो गिरने लगेंगे तो क्या होगा, एक टर्बुलेंस वहां पर क्रिएट होता है, क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे से टकराना शुरू कर रहे हैं। पहले ही केस में जब बहुत धीरे खोल रखा नल मैंने, तब जो पानी के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से टकरा नहीं रहे थे। तो उस टाइम पे आराम से लैमिनर फ्लो हो रहा था, लैमिनर। बट जैसे ही मैंने तेज खोला तो वहां पे टर्बुलेंस क्रिएट हुआ। टर्बुलेंस का मतलब कि पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराने लग गए। तो इसमें हुआ क्या, जब आपने वाइडर ओपन करा टैप को, तो होता क्या है, आउटफ्लो की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, पानी बाहर तेज निकलता है, और यहाँ पर कॉजिंग होती है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मतलब कि आपके पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराना शुरू कर देते हैं।
ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। द ई अपॉन एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय। अब ई अपॉन एम क्या है? ई किसको दिखाता है? चार्ज को। चार्ज बाय मास, जो रेशियो है इलेक्ट्रॉन का, वो किसने डिस्क्राइब करा? तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी? थॉमसन ने। तो वहीं से याद रखो आप, जे थॉमसन। ओके। डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस वाज मेड थ्रू विच एक्सपेरिमेंट। तो न्यूक्लियस की भाई, हाँ, क्यों न्यूक्लियस होता है, इसके बारे में जानकारी किसने दी? तो आपको याद है कि आपने कभी रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, गोल्ड फॉइल का? तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारी किरणों को, अल्फा पार्टिकल्स को जब पटका, अल्फा पार्टिकल काय के? हीलियम के थे। तो हीलियम के अल्फा पार्टिकल जब उन्होंने पटका तो बहुत सारे, कई टेढ़े निकल गया, कोई सीधा निकल गया, कोई इधर से निकल गया, कोई इधर से निकल गया, पर एक दो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गए। तब उन्होंने बोला कि आपके एक सेंटर में बहुत मेजर अमाउंट ऑफ चार्ज लेकर बैठा हुआ एक पार्टिकल बैठा है, जिसको उन्होंने क्या बोला? न्यूक्लियस। ठीक है। बट न्यूक्लियस को नाम जो है डिस्कवरी का पूरा, ये जो है आपका रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो चुका था कि हाँ, न्यूक्लियस कुछ है। ठीक है। तो ये गोल्ड फॉइल जो एक्सपेरिमेंट किया था किसने? रदरफोर्ड ने। उनके कारण ही न्यूक्लियस के बारे में जानकारी लगी थी। अब आपसे एक प्रश्न और पूछता है कि गोल्ड फॉइल का ही यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि गोल्ड के अंदर डक्टिलिटी होती है, मतलब मेलिबिलिटी भी होती है। उसको आप जितना दबाओगे, जितना ज्यादा मतलब मारोगे, उतना ज्यादा फैल जाएगा, तो बहुत थिन लेयर बन सकती है गोल्ड की। ठीक है। वाइल कुकिंग इफ द, क्वेश्चन नंबर 14 पे है हम। वाइल कुकिंग इफ द एक्सटीरियर ऑफ द कुकिंग वेसल बिकम blackened, what does it indicate? जब आप जैसे खाना बना रहे हो और खाने बनाते वक्त आपका बर्तन काला हो जाए, काला, तो वो किसको दर्शाता है? बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जब भी बर्तन काला हो रहा है, इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब कि भाई जितना गैस जल रही है या फिर आपके जो चूल्हा जल रहा है, चूल्हे पे बर्तन जल्दी काले होते, ज्यादा काले होते, क्यों? क्योंकि लकड़ियां पूरी तरह से जल नहीं पाती हैं। तो जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है या फिर फ्यूल आधा ही जल पाता है, तो उसके केस में आपका जो वेसल्स है, बर्तन है, वो काले पड़ जाते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। दिख रहा है आपको ये पीछे काला होना? ये आपका क्या दिखाता है? इनकम्प्लीट कंबशन। कंबशन क्या है? बर्निंग ऑफ कॉयल, कूल। क्वेश्चन नंबर 15। विच इज द केमिकल रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीवनिंग ऑफ ब्रेड वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस? तो भाई ब्रेड को बनाने में फर्मेंटेशन का एक सिंपल सा यूज है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विच आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन? तो इसका आंसर क्या होगा, आप मुझे बताओ कि एसिडिक नेचर के लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है? तो मैं अगर आपको बोलूँ तो आपको यहाँ से पीएच इसके लिए याद आनी चाहिए कि एक 7 होता है, एक 0 होता है, एक 14 होता है ना। तो जब भी पीएच 7 से कम होता है तो उसको हम बोलते हैं एसिडिक। और आपको हमेशा बताते हुए बहुत खुशी होगी कि जितना ज़्यादा वो एसिडिक होगा, मतलब जितना कम उसका पीएच होगा, उतना ज़्यादा उसमें एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। इट मीन एसिडिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच प्लस आयन। वहीं जितना ज़्यादा बेसिक होगा, उतना ओ एच माइनस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। या बात किसी कर रहा है एसिडिक नेचर की, तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। Hans Geiger and Ernest Marsden performed the famous alpha particle scattering experiment under the supervision of। तो भाई किसके सुपरविजन में करा होगा अल्फा पार्टिकल? गोल्ड फॉइल वाला याद आ रहा है आपको? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड, वो ही गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट इन्होंने इनके अंदर में करा था। Which of the following scientists proposed the nuclear model of the atom based on the result of the gold foil experiment? तो कौन से साइंटिस्ट ने बताया था न्यूक्लियर मॉडल को? तो आंसर क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। आंसर नंबर बी, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज नॉट क्लासिफाइड एज अ मेटल? किसको मेटल के रूप में क्लासिफाइड नहीं किया जाता? सोडियम को किया जाता है, पोटेशियम को किया जाता है, कैल्शियम को किया जाता है, लेकिन सल्फर को नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। व्हाट प्रॉपर्टी डू सॉलिड पॉजेस ड्यू टू देयर क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स? जब वो क्लोजली पैक्ड होते हैं तो इसलिए क्या होता है? कठोर हो जाता है, रिजिड हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिजिडिटी। ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है एक दूसरे के आर पार दिखना। तो इसका क्या, आप मुझे मान लीजिए पत्थर है मेरे हाथ में, तो क्या वो ट्रांसपेरेंट होता है? नहीं। फ्लूइडिटी तो बिल्कुल अपोजिट हो गया, कंप्रेसिबिलिटी नहीं।
अगर पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे तो कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल नगण्य या फिर बहुत मिनिमम होगी। गैस के फॉर्म में कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक बॉक्स है जिसमें पूरा के पूरा सामान भरा पड़ा है, या फिर एक भाटा है चौकार तरह का, उसको आप दबा सकते हो? नहीं। वहीं एक बलून है जिसके अंदर गैस भरी है, तो उसको आप आराम से कंप्रेस कर सकते हो। दैट मीन कि जो भाटा होता है उसमें क्या होता है, पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होता है, और जब भी क्लोजली पैक्ड होंगे तो पार्टिकल्स को आप और ज़्यादा नहीं दबा सकते, कंप्रेसिबिलिटी उसकी और मिनिमम हो जाती है। Understand? So which type of chemical reaction involve in the breakdown of compound into two or more simple substance? That mean कि इसने बोला है कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, कंपाउंड क्या हो रहा है, ए बी का ए प्लस बी में टूटना हो रहा है। क्योंकि कंपाउंड की बात कर रहा है ना, कंपाउंड किससे बने होते हैं, दो एटम से। तो मैंने एक एटम ए मान लिया, दूसरा एटम बी मान लिया, तो ए बी का ए प्लस बी में टूटना कौन सी रिएक्शन निकलाती है? तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट फिर भी डाउट रहता है तो हम एक बार रिएक्शंस के टाइप देख लेते हैं। तो 4-5 टाइप की रिएक्शन होती है जिससे ही क्वेश्चन बार बार आपसे पूछेगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहली है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ए प्लस बी हमेशा क्या बनाते हैं, आपका एक कंपाउंड बनाते हैं ए बी। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस हाफ O2, तो क्या बनता है H2। सेकेंड होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आपका ए बी था और बन के गया ए प्लस बी। फॉर एग्जाम्पल NaCl था, NaCl से Na प्लस Cl बन गया, अलग अलग हुआ। फिर आता है आपका कंबशन। कंबशन तो जलना होती है, जलने की प्रोसेस होती है। कंबशन को आप अगर ऐड भी करो तो ये याद रखिए, कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना कहलाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जिसके अंदर सॉल्ट बन जाए, एसिड प्लस बेस मिलकर आपका क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। अंडरस्टैंड? एंड लास्ट जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हो क्या रहा है कि कोई एक मान लीजिए ए बी था प्लस सी था, तो ए के संग आके सी जुड़ जाए, अभी अकेले रह जाए। यहाँ पर क्या हुआ, आपके जो एटम्स है उनका डिस्प्लेसमेंट हो गया, जगह विस्थापन इसको क्रिया कहते हैं हम। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट भी अपन कर कर दिखाते हैं आपको, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मान लीजिए एक प्रोडक्ट था ए बी प्लस सी डी, और फिर रिएक्शन हुई और ए के साथ आके डी जुड़ गया और बी के साथ आके सी जुड़ गया, तो आपको दिख रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये इधर गया और ये इधर गया, दो बार अलग, दो लोगों ने अलग अलग जगह चेंज करी है, वहीं केवल एक ने अपनी जगह चेंज करी थी। तो जहाँ पर सिंपल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जहाँ दो बार हो रहा है उसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर आता है व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन O2। एटोमिसिटी का मतलब है कि इसमें कितने एटम्स हैं, सिंपल सी बात है। तो O2 में कितने एटम है, दो लिखा हुआ है नीचे, तो इस मीन कि दो एटम होंगे ऑक्सीजन के, तो आंसर हो जाएगा दो। इसी के अलावा थोड़ा सा इसको समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, ये एक सेकंड। हाँ, तो अब देखिएगा आप आर्गन, आर्गन में केवल एक ही होता है तो मोनो एटॉमिक। क्लोरीन Cl2, तो दो एटोमिसिटी की हो जाएगी इसकी दो। वाटर कंपाउंड H2O, तो दो तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, तो टोटल कितने हो गए, तीन एटोमिसिटी। अमोनिया NH3, दैट मीन तीन तो हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन, दैट इज चार एटोमिसिटी, चार एटॉमिक पार्टिकल्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आता है विच ऑप्शन करेक्टली कंप्लीट द जनरल वर्ड इक्वेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी मैंने आपको बताया न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, एसिड प्लस बेस क्या बनाता है, आपका सॉल्ट बनाता है। लेकिन सॉल्ट तो सब जगह दिख रहा है आपको, यहाँ सॉल्ट दिख रहा है, यहाँ सॉल्ट दिख रहा है, बट क्या आपको यहाँ वाटर दिख रहा है और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का याद रखिएगा, कंबशन के अंदर बनने की प्रोसेस होती है, न्यूट्रलाइजेशन में नहीं होती। तो ऑप्शन डी तो हट जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। बट एक चीज़ और यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि जहाँ पर भी आपको मेटल दिखे, मेटल का हमेशा आपको याद क्या रखना है कि मेटल होता है बेसिक नेचर का। तो कभी भी एसिड और बेसिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद बेसिक तो बनाने वाला है नहीं, क्या होगा, सॉल्ट ही बनाएगा हमेशा। ठीक है, तो एसिड का आपका और बेसिक का मिलने से क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर निकलता है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। इसके अलावा 24 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन के पीछे जो कारण है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का बहुत अच्छे से याद रखिए क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है इस टाइम न्यूज़ में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट क्लासिफाइड एज नोबल गैस? नोबल गैस कौन सी है? जो 18वें नंबर वाली जो है ना उसमें आती है ना, वो सभी नोबल कहलाती है। तो आर्गन आती है, नियोन आती है, ऑक्सीजन नहीं आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 का बी, हीलियम भी आती है। अब आता है लास्ट, कहते हैं लास्ट क्वेश्चन ही हुई, नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटेलिक नेचुरल रिसोर्सेज? कौन सा इनमें से नॉन मेटेलिक नेचुरल रिसोर्स है, मतलब जो जमीन में से निकल रहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लाइमस्टोन, जिसको हम बोलते हैं चूना। ठीक है, तो अब चूना से क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने आंसर तुमको पता है, गोल्ड कॉपर आयरन तो नहीं होगा क्योंकि वो मेटल्स हैं। ठीक है, तो लाइमस्टोन ही इसका आंसर होगा। बट लाइमस्टोन से एक प्रोसेस जो है बार बार रैपिडली पूछता है, वो है ब्लीचिंग पाउडर के बनने की। तो लाइमस्टोन से पहले बनता है आपका क्विक लाइम, क्विक लाइम के बाद बनता है आपका स्लैक लाइम। जो क्विक लाइम को जो आपने हीट करा तो वो बना आपका स्लैक लाइम, और स्लैक लाइम को जो आप क्लोरीन गैस से पास करते हो तो आपको बनता है ब्लीचिंग पाउडर। अंडरस्टैंड? तो कैसे बना? आपका लाइमस्टोन से बना क्विक लाइम, क्विक लाइम से बना स्लैक लाइम, और स्लैक लाइम से बना क्या आपका ब्लीचिंग पाउडर। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट क्वेश्चन है, हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन? तो किसको क्रेडिट दिया जाता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का? तो देखो, ईट पर नाच याद, या आपको याद है तो जे थॉमसन इसका आंसर हो जाएगा। तो आज इस क्लास में हमने 27 क्वेश्चन इस बार एनटीपीसी के 24 शिफ्ट्स में से पूछे गए थे। इट मीन कि हर एक शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, अब ये आपने सीरीज देखी है, इससे पहले बायो की भी हमने एनटीपीसी की अपलोड करी है, तो वो भी आप अगर नहीं देख पाए तो आप देख सकते हैं। उसमें भी हमने 24 शिफ्ट्स के पूरे की पूरे क्वेश्चन जो थे बायोलॉजी के, उसको हमने कवर करा इसी फॉर्मेट में, कॉन्सेप्ट के साथ में। अब मैं आपसे बस इतना सा अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले जो आपके एनटीपीसी के, एसएससी के, इवन आपके कोई भी स्टेट एग्जाम्स है जिसमें स्पेशली साइंस में अगर आपको प्रॉब्लम आती है, तो ये चैनल आपको हेल्प करेगा, बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। सेकेंड थिंग ये है कि अगर साइंस के अंदर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हम शॉर्ट ट्रिक लेकर आएंगे आपके लिए, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, डिफरेंट सब्जेक्ट मतलब मैथ, रीजनिंग वगैरह, जिससे आपको और आसानी हो जाएगी इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को निकालने के लिए। और तीसरी और मेन बात, आपके सब्सक्राइब करने से हमको मिलता है मोटिवेशन, और लास्टली लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब तो हमने करना ही है। तो अगर इस पर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं बनाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पूरी सीरीज, किसकी? आपके अब फिजिक्स वाली भी, जैसे अपने किसके हो गए अभी, बायो के कर दिए, केमिस्ट्री का आज हो चुका है, और फिजिक्स का मैं आपको अपलोड जल्द ही कर दूंगा। तो आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा, एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। आपकी ये जर्नी बहुत अच्छी रहे, और जल्द ही मिलते हैं CBT 2 की तैयारी करने के लिए, जल्द ही। चलिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, जय हिंद।